हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट दिष्टाना में आपका स्वागत है। सो बच्चों, कैसे हो आप? काफी दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। राइट, आई थिंक 5-6 डेज बाद। राइट। तो अभी तक हम प्रीलिम्स के अंदर 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, आपके 50 लेक्चर्स। ठीक है, अब आपको 51st लेक्चर से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। राइट। अब 50 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, तो उसकी खुशी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा कंबाइंड मैराथन सेशन 1 लेक्चर से लेकर 50 लेक्चर। ये होगा आपका कम से कम 12, 13, 14, 15 घंटे का। ठीक है ना? इस तरह का कोई लेक्चर होगा, वो हम आपको यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। राइट। तो कंप्लीट लेक्चर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट होगा। तो वो जरूर से जरूर आप देखो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। राइट। तो 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर प्रीलिम्स 2025, दिस इज लेक्चर नंबर 51। लेक्चर नंबर 51 के अंदर अपन देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक नया कोर्स लॉन्च करा है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स। और ये 5 दिसंबर को ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इज द गेम चेंजर इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्यों? लॉजिकल रीजन ये है साहब, क्योंकि IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम भी जो होता है यूपीएससी प्रीलिम्स के थ्रू ही होता है। राइट। तो यहाँ पर उन दोनों का प्रीलिम्स सेम होता है, तो उसको मैच करने के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डाला जाता है ना? मेंस के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता, पर प्रीलिम्स के अंदर इसके क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभार 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हम ये समझ के देख रहे हैं कि हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि अगले साल 15 क्वेश्चन आएंगे, और आपको इतना मैं पढ़ा दूंगा कि आपके 15 में से 12 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। दैट विल बी माई गारंटी। 12 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। इसके अंदर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर आप देखिए कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस रहेगा। मेरा पूरा फोकस एमसीक्यूज पे रहेगा कि एमसीक्यूज आपको जल्दी से जल्दी और पूरा का पूरा आपको यहाँ पर कंप्लीट कवरेज यहाँ पर करवा दूँ। ठीक है। कंप्लीट डिजिटल नोट्स आपको दिए जाएंगे। डेली एमसीक्यू सॉल्विंग शीट विल बी देयर। ठीक है। स्पेशल टेस्ट सीरीज विल बी देयर, डेली टेस्ट सीरीज विल बी देयर। राइट। स्पेशल वीकली टेस्ट सीरीज रहेगी। ठीक है। एनुअल टेस्ट सीरीज, हमको किसी तरह से भाई साहब 300 MCQ सॉल्व करवाने हैं आपको। इसके अंदर 300+ MCQs वो हम करवा देंगे आपको। ठीक है, डोंट वरी। हर टेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। डेली के टेस्ट होंगे, 25 लेक्चर्स के अंदर ही कंप्लीट होगा। तो 25 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेली के 8 से 10 होगा, तो 250 क्वेश्चन आपके डेली टेस्ट से हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा फिर हम वीकली टेस्ट रखेंगे जिसके अंदर 25 से 30 क्वेश्चन होंगे वीकली टेस्ट के अंदर, तो वो भी रहेंगे, 4-5 वीकली टेस्ट हो जाएंगे। और एक फिर अपन 100 टेस्ट का अलग से कर देंगे। तो हम कह रहे हैं आपको 300+ क्वेश्चन पर होंगे, कम से कम 500 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। बट हम जो कहते हैं वो तो हम करते ही हैं, उसके आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। राइट। लिमिटेड सीट्स हैं, जैसे अभी मैंने देखा था इसके अंदर कोर्स के अंदर, तो कोर्स के अंदर 9 इसके अंदर एक तरह से हो गए हैं 9। अगर आप देखेंगे एडमिशन्स, ठीक है, 9 एडमिशन्स हो गए, तो बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 11 एडमिशन। ठीक है। 11 एडमिशन बचे हैं। जल्दी से जल्दी वेट ना करें, जल्दी जल्दी से इसको करवा लें, बिकॉज 20 स्टूडेंट से हम इसके अंदर लेंगे। 20 स्टूडेंट से ज़्यादा हम इस कोर्स के अंदर नहीं एनरोल कर रहे हैं अभी। राइट। इसके रीजंस हैं, रीजंस मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट। मिबॉर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, ये क्या होता है मिबॉर? और भाई न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में ये है कि अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है। ठीक है। जिसके अंदर कहा गया है कि यार मिबॉर जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, उसको कैलकुलेट करने का तरीका हमको बदलना चाहिए, मेथडोलॉजी हमको बदलनी चाहिए। उसके ऊपर उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। व्हाट आर द रिकमेंडेशन दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मिबॉर, है ना? मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, ये क्या होता है? इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी? मेरे साथ देखो। ये मान लीजिए एक बैंक है, बैंक 1। ठीक है। और ये है बैंक 2। बैंक 2, कभी कभार क्या होता है, बैंक 1 को बहुत ज्यादा नीड आ जाती है। ठीक है। नीड आ जाती है पैसों की, पैसों की। और ऐसे पैसों की नीड आती है कि भाई मेरे को एक दिन के लिए पैसा चाहिए, आई नीड मनी फॉर द 1 डे। 1 डे के लिए मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से ये बैंक कभी कभार बोल देता है कि भाई मेरे को बहुत बुरी तरह से पैसे की जरूरत है, ओवरनाइट बोरिंग में करना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो बैंक 2 से जब ओवरनाइट बोरिंग करता है, राइट, तब इसको ये नहीं पता, बैंक 1 को ये नहीं पता कि भाई बैंक 2 जो है मेरे को जो रेट लगा रहा है, मान लो बैंक 2 10% रेट लगा रहा है एक दिन के पैसे देने के लिए, तो बैंक 3 कितना रेट लगा रहा है, ही डोंट नो। ये बैंक 2 से अगर मान लीजिए 10% इंटरेस्ट पे अगर पैसा ले लेता है, 100 रुपीज ले लेता है, मान लीजिए बैंक 1, ध्यान सुनना, बहुत टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ। 100 रुपीज अगर बैंक 1 बैंक 2 से ले लेता है 10% इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 10% इंटरेस्ट रेट पे अगर ले लेता है, इसको फिर बाद में पता चलता है अरे भाई बैंक 3 तो जो रेट दे रहा था वो दे रहा था सिर्फ और सिर्फ 8% पे।
तो अगली बार क्या करेगा बैंक वन, जब भी उसको एक दिन के लिए पैसा चाहिए होगा तो बैंक थ्री से पैसा ले लेगा 8% पे, पर उसको ये पता चलेगा कि बैंक टू जो है, बैंक वन जो है, राइट, वो पैसा दे, बैंक फोर ले ले उसको, है ना, बैंक फोर जो है वो पैसा दे रहा है 6% इंटरेस्ट रेट पे। तो ये सोचता है यार, हमेशा ही कंफ्यूज रह रहा है। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरह से बैंक देखो, बैंक टू क्या है, लेंडर बैंक है, ठीक है, लेंडर बैंक मतलब जो लैंड कर रहा है, राइट, जो पैसा दे रहा है, और बैंक वन है बोरोवर, राइट। मुझे पैसा चाहिए कभी सीआरआर मेंटेन करने के लिए, एक दिन के लिए मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये लैंडर बैंक कह रहा है कि मैं देखो ऑफर रेट दे रहा हूँ तुमको, 8% की ऑफर रेट दे रहा हूँ, 8% की रेट पे मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर पैसा दे सकता हूँ, ठीक है, हम पैसा दे देंगे, एक ऑफर रेट दे रहा हूँ, लेट से 8%, ठीक है। पर अब ये बैंक वन जो है, बैंक थ्री के पास गया तो थ्री जो ऑफर रेट दे रहा था उसको वो 7% दे रहा था, तो बैंक वन को तो थ्री से फायदा हो रहा है, ठीक है। पर वो फोर के पास जाता है तो फोर के पास जाएगा 6% पे दे रहा है। तो देर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट और नॉट, है ना, जब भी एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले रहा है एक दिन के लिए, ठीक है, दैट इज नोन एज कॉल मनी, वो कॉल मनी कहलाता है, ठीक है। तो वो जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट बैंक डिफरेंट डिफरेंट रेट्स यहाँ पर दे रहे हैं, कोई भी फिक्स नहीं है, कोई ज्यादा दे देता है, कोई कम कर देता है। तो भाई साहब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एक तरह से आप देखेंगे कि ये देखो, जैसे बैंक वन, बैंक टू, बैंक थ्री, है ना, बैंक फोर और बैंक फाइव, ये पांच बैंक है जिनके पास पैसा है, जो पैसा देंगे, मतलब दे आर गिविंग द मनी, लेंडर बैंक है, लेंडर बैंक। और यहां पर कुछ ऐसा बैंक है, जैसे बैंक एक्स ले लेते हैं, बैंक एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, बोरोवर, इसको पैसा चाहिए, ये मांगता है पैसा कि मेरे को पैसा चाहिए भाई, कोई इंटरेस्ट रेट लेकर मेरे से पैसा ले लो। अब ये ऑफर कर रहा है मान लो 6%, ये ऑफर कर रहा है 5%, ये ऑफर कर रहा है 8%, ये ऑफर कर रहा है 6%, ठीक है, ये ऑफर कर रहा है 7%। तो अब ये बैंक एक्स तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, बैंक एक्स ने मान लिया इससे ले लिया, पर फिर बैंक एक्स कहेगा मेरे को तो नुकसान हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना होगा, बैंक एक्स सभी बैंकों का चेक करेगा भाई, कौन कौन ऑफर रेट क्या क्या दे रहा है, क्या क्या कर रहा है, ठीक है, किस पे ऑफर रेट कौन ज्यादा कर रहा है, कौन, इसको पास तो बार्गेनिंग करने का टाइम ही नहीं है, इसको तो अभी के अभी इंस्टेंटली पैसा चाहिए, ठीक है, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, इस तरह से पैसा चाहिए इसको। तो ये भाई साहब हमेशा ये तो चेक नहीं करते रह जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये जो कर रहे हैं कि भाई हम तुमको 8% पे दे देंगे, 6% पे दे देंगे, 7% पे दे देंगे, दिस इज नोन एज ऑफर रेट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये ऑफर रेट कहलाता है। और बच्चों बैंक जो है, ठीक है, बोरोवर बैंक जो होते हैं, इन ऑफर रेट को चेक करेंगे हमेशा, ये तो जरूरी नहीं है। और देयर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, कोई 6 पे दे रहा है, कोई 8 पे दे रहा है, कोई 7 पे दे रहा है, कोई 5 पे दे रहा है, तो दैट इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। समझ में आ रही है बात, सबको समझ में आ रही है व्हाट आई वांट टू कन्वे। तो यहां पर देखो इतनी सारी वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर। तो अब यहां पर देखो कि ये जो बैंक है ना, ये भी बहुत सारे बैंक है, मतलब लेने वाले भी बहुत सारे बैंक है और देने वाले भी बहुत सारे बैंक है। समझ में आ रहा है। तो ये बैंक एक्स वाई जेड जो होंगे, ये क्या कहेंगे, बैंक एक्स वाई जेड कहेंगे भाई साहब, ये भी तो ऐसे बोल सकते हैं कि हम 6% पे लेंगे, कोई 6% पे देने वाला है क्या, है ना। कोई ये भी ऐसे कह सकता है कि मैं, मेरे को पैसा चाहिए 100 रुपए, पर मैं 7% ही दूंगा, 7% से ज्यादा नहीं दूंगा। कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे को पैसा चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ 5% ही दूंगा, 5% से ज्यादा नहीं दूंगा। ऐसा भी हो सकता है ना बच्चों, बताओ हाँ कि ना। ये जो होता है दैट इज नोन एज बिडिंग रेट, ये बिड कर रहा है कि कौन बैंक मेरे को देना चाहता है 6% पे, इनमें से हाथ खड़ा कर दो। पर ये काम तो नहीं करते रह जाएंगे ना, ये बिडिंग रेट क्या होगी, इनको कुछ नहीं पता कि बिडिंग रेट क्या होगी। देखो, ये वाले बैंक्स को कुछ नहीं पता कि बिडिंग रेट क्या होगी, और बोरोवर बैंक को भी कुछ नहीं पता कि भाई ऑफर रेट क्या होगी। ये हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे, जब खरीदेंगे तभी उनको लगेगा यार अब तो लॉस हो गया। समझ में आ रहा है आपको, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, कि बोरोवर बैंक जो होते हैं वो भी कुछ रेट को बताते हैं कि भाई ये हमारी रेट है, इस रेट पे हम क्या करेंगे, हम ले सकते हैं, इस रेट पे कोई हमको 100 रुपए दे रहा है तो दे दो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज बिडिंग रेट, ये बिड कर रहे हैं, बिडिंग रेट। और जो लेंडर बैंक होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम ऑफर कर रहे हैं 8% पे किसी को लोन लेना है, ये कह रहा है 9% पे किसी को लोन लेना है, ये कह रहा है 7%, ये अलग अलग बैंक है ना। तो लेंडर बैंक्स जो ऑफर करते हैं दैट इज नोन एज ऑफर रेट। इसको क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये ऑफर रेट कहलाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब क्या होता है कि यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है, इस बैंक को लग रहा है कि यार मतलब बिडिंग रेट भी बहुत सारी है, और लेंडर बैंक के लिए अगर हम देखें तो ऑफर रेट, लेंडर बैंक के परस्पेक्टिव से देखें ऑफर रेट भी बहुत सारी है। तो ये बैंक जो एक्स बैंक है वो क्या करे भाई, वो किससे ले उसको समझ में नहीं आ रहा।
और इसी तरह से लेंडर बैंक ये है कि वो किसको दे उसको भी समझ में नहीं आ रहा। ये देखो अच्छा, इसको इससे फायदा हो जाएगा, अच्छा लेंडर बैंक को, अगर लेंडर बैंक इसको 100 रुपए देता है तो उसके बदले में इसको 108 रुपए मिलेंगे। आर यू गेटिंग दिस वन? इज दिस क्लियर? तो ऑफर रेट और बिडिंग रेट क्योंकि फिक्स नहीं है, तो देयर इज ए लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। इतनी सारी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर है। तो क्या होता है कि एक कमेटी आती है, डेवलपमेंट ऑफ डेट मार्केट। कौन सी कमेटी है? डेवलपमेंट ऑफ डेट मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ डेट मार्केट कमेटी जो होती है वो ऐसे कहती है कि भाई साहब एक काम करते हैं अपन, हम एक एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पकड़ते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बोलते हैं कि भाई देख एक काम करा कर, तू मार्केट खुलने से पहले ना, मार्केट खुलने से पहले एक काम करना, इन सभी को से पूछ लेना कि भाई तुम क्या क्या बिडिंग रेट रखते हो, और इन सभी से पूछ लेना तुम क्या क्या ऑफर रेट रखते हो। ऑफर रेट, ठीक है, इनकी ऑफर रेट तुमको पता चल जाए, उनकी एवरेज आउट कर देना, और उस ऑफर रेट को एवरेज आउट करके आप एक क्या लगा लेना, एक बता देना कि भाई देखो ये ऑफर रेट चल रही है। जैसे मान लीजिए ये मार्केट खुलने से पहले, मार्केट खुलता है 9 बजे और बंद होता है 5 बजे, ठीक है, या फिर 4 बजे, राइट, ऐसे बंद होता है। तो मार्केट खुलने से पहले ये जो बोरोवर और लेंडर का मार्केट जो खुलेगा उससे पहले आप क्या करना, ऑफर रेट निकाल लेना। ऑफर रेट कैसे निकालोगे? हर लेंडर बैंक के पास जाओगे, ऐसे 30 बैंक्स को पकड़ो, 30 बैंक्स लेंडर बैंक्स के पास जाओ और इन सब से पूछो कि भाई तुम क्या क्या ऑफर कर रहे हो। तो मान लीजिए 30 बैंक्स इस तरह से ऑफर करते हैं, उनका एवरेज आउट निकाल कर आप बता देना कि भाई ये ऑफर रेट चल रही है, मान लीजिए 8% ऑफर रेट चल रही है। तो इससे इनको भी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, बोरोवर बैंक को, कि कितने पे लेना है, और इनको भी खत्म हो जाएगा कि भाई कितने पे देना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरह से बोरोवर बैंक्स के पास जाकर इनसे पूछ लो कि भाई कितने पे पैसा तुम लेना चाहते हो, कितनी रेट पे ले सकते हो तुम पैसा, तो वो जो होगी वो बिडिंग रेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है बिडिंग रेट क्या होती है, ऑफर रेट क्या होती है, समझ में आ रहा है? तो एक क्या हुआ, एनएससी ने मार्केट खुलने से पहले ही ये डिसाइड करके बता दिया भाई 8% है। तो अब 8% ये बता तो दिया कि 8% ऑफर रेट चल रही है। अब उसके बाद आप कितने में लेते हैं कितने में नहीं लेते हैं, ये आपका सिरदर्दी है, पर इसने लैंडर बैंक जो है वो ऑफर कर रहे हैं ऑन एन एवरेज 8%, ये मैं कह रहा हूं एनएससी इस तरह से बोल रहा है। तो ये जैसे एनएससी ने ये एक ऑफर रेट बेंचमार्क डिसाइड करा ना, वैसे ही बोरोवर बैंक को भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमको हमारा एक तरह से क्या हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है। हाँ 8% इज गुड, इनको भी लगेगा हाँ भाई 8% इज गुड। समझ में आ रहा है? इसी तरह से ये ऑफर रेट निकालता है और आ, एक तरह से बिडिंग रेट भी निकालता है। तो ये जो निकाला जा रहा है भारत के अंदर, ये जो काम करा जा रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मिबॉर। ऑफर रेट जो हो रहा है, जो मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट जो हो रहा है, दैट इज नोन एज मिबॉर, और ये मिबिड, और जो बिडिंग रेट होता है उसको मिबिड बोल रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। कौन निकाल रहा है? एनएससी इसको निकालता था पहले, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, क्या प्रॉब्लम थी, समस्या समझ में आ गई? समस्या ये थी कि भैया लेंडर बैंक को ये नहीं पता चल रहा है, वो बोरोवर बैंक को ये नहीं पता चल रहा है कि कितने में मैं लूं भाई, कि कोई मेरे को 7% पे दे रहा है, कोई 8% पे, कोई 9% पे, कोई हमें एक चीज बता दे कि भाई ये रेट है, उसके ऊपर हम विश्वास करें, ऐसी कोई रेट हमें पता चल जाए तो मजा आ जाए। समझ में आ रहा है? इसी तरह से बोरोवर बैंक की तो ये दिक्कत थी, लेंडर बैंक की ये दिक्कत थी, मैं कितने में दूं जिससे कि मेरे को सही हिसाब मिले, ठीक है, कितना मैं ऑफर करूं, तो कोई हमें बता दे। दोनों ऐसे बोल रहे हैं, कोई हमें बता दे, ठीक है। तो ये देखो एनएससी ने कहा कि देखो मैं सबसे पूछकर ऑन एन एवरेज बताकर तुमको बताता हूँ क्या बिडिंग रेट चल रही है और क्या ऑफर रेट चल रही है, फिर तुम्हारी मर्जी भाई, तुम ले लेना, फिर बिडिंग रेट पे ले लेना या फिर ऑफर रेट पे ले लेना। तो देखो ये हुआ बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डेट मार्केट, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट मिबॉर एंड मुंबई इंटरबैंक बिड रेट मिबिड इन जून 1998, ठीक है। द रेट इज कंप्यूटेड बाय द पूलिंग रिप्रेजेंटेटिव पैनल ऑफ 30 बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स एंड समराइजिंग द कोड्स, ठीक है, दैट दे प्रोवाइडेड, ठीक है। लेटर ऑन इट हैज बीन डन। अब इसके बाद क्या हुआ कि एनएससी अकेला करता था, अब लोगों ने सोचा कि भाई ये अकेला कर रहा है, कुछ फ्रॉड तो नहीं कर लेगा, इसलिए एक एसोसिएशन बैंक का होता है, डेरिवेटिव और मनी मार्केट का एसोसिएशन होता है, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये दोनों मिलकर क्या निकालने लग गए, ये दोनों मिलकर ऑफर रेट निकालने लग गए, ठीक है। तो यहां पर देखो लेटर ऑन इट हैज बीन डन बाय द एनएससी एंड FMMDAI, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर ऑफर रेट यहां पर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये ऑफर रेट निकालने लग गए, बट एक दिक्कत आ गई सिस्टम में। क्या दिक्कत आ गई सिस्टम में? कि यार इन बैंक्स ने सोचा यार ऑफर रेट में हमको क्या करना है, सिर्फ हमको मुंह फाड़ना है कि कितना हमको देना है, हम 8% कहें 9%, एक्चुअल में दे तो नहीं रहे, एक्चुअल में हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बट हम
इसके अंदर ऑफर रेट से फिर ये क्या करता है, मिबॉर अपना मिबॉर निकल जाता है, राइट। तो इन्होंने क्या करा, हम मुंह तो कुछ भी फाड़ सकते हैं, हम 10% बोले ना साहब, हमको तो 10% पे फायदा हो, हम 12% बोलेंगे ना साहब। सब बैंक ने सोचा कि यार, ये 30 बैंकों ने सोचा कि हम इतना 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 ज्यादा ज्यादा बोलेंगे, जिससे कि मिबॉर जो होगा, ठीक है, वो ज्यादा आएगा, और मिबॉर ज्यादा आएगा तो बोरोवर हमसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा खरीद लेंगे। समझ में आ रहा है? तो लेंडर बैंक्स ऐसे करने लग गए कि ऑफर रेट भी, क्योंकि उनको बस बताना होता था ना, उन्होंने कहा कि भाई 8% मान लीजिए ऑफर रेट जो है, इनको करना था, वैसे अगर रियलिटी में ये करते ट्रांजेक्शन तो 8% करते, पर ये कर रहे हैं 10%। ये ऐसे मुंह ही तो फाड़ना है इनको, मुंह फाड़ देंगे कुछ भी, 10%, 12%, 13%, 15%, इस तरह से। तो लैंडर बैंक जब ऐसी हरकतें करने लग जाएंगे तो मिबॉर गलत निकल जाएगी फिर, क्योंकि एवरेज आउट करना होगा इसका, इससे गलत निकल जाएगी। इनको तो फायदा हो जाएगा लैंडर बैंक को, कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे ये पैसा दे देंगे बोरोवर बैंक को, बट इससे मिबॉर ज्यादा निकल जाएगी, जो रियलिटी होगी मार्केट के अंदर, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्या करा गया, फिर कहा गया कि भाई एनएससी और एफएमएम डीएआई, तुम दोनों भी शांत रहो, हम एक नई बॉडी बनाते हैं, एक नई बॉडी बनाएंगे जिसका नाम होगा एफबीआईएल। एफबीआईएल एक नई बॉडी बनाएंगे। देखो, हाउएवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेपुलेटेड दैट मेथोडोलॉजी फॉर कंपाउंडिंग FIMMDA एनएससी ओवरनाइट, ठीक है, मिबॉर और मिबिड रेट विल बी रिवाइज फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एफबीआईएल। एफबीआईएल को 2015 के अंदर यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो एफबीआईएल क्या है, एफबीआईएल अगर आप देखेंगे तो एक जॉइंटली ओन्ड बाय, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्लस फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये तीनों के साथ जॉइंटली ओन्ड है ये, राइट। तो इसके ओनर कौन है, इसके ओनर ये तीन लोग हैं, और इसको रेगुलेट जो करता है वो कौन करता है, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। और इसकी मेथोडोलॉजी में थोड़ा चेंज करा गया। इसकी मेथोडोलॉजी में कैसा चेंज करा गया, ऐसे कहा गया कि देखो भाई साहब, ये जो ऑफर रेट चल रही है ना, जो आप ऑफर रेट पूछते हो, ये मार्केट खुलने से पहले पूछते हो। आप ऐसा मत करो, मार्केट खुलने से पहले मत पूछो, नहीं तो ये गलत गलत हमें बता देते हैं लैंडर बैंक। ये ज़्यादा बता देंगे, ज़्यादा बता देंगे तो उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि मिबॉर ज़्यादा निकल जाएगा, राइट। तो आप क्या करो, आप इनसे प्यार से पूछो, पूछो ही मत इनसे, है ना। आप क्या करो, 9 से 10 मार्केट खुलने दो, 9 AM से 10 AM। 9 से 10 मार्केट खुलेगा तो ट्रांजेक्शन होगा दोनों के बीच में, बोरोवर बैंक इनसे लेंगे, ठीक है, ये भी बिड करेंगे आपस के अंदर, रियल मार्केट में क्या होगा, एक तरह से ट्रांजेक्शन होगा, और जो भी ट्रांजेक्शन होना, उनको फिर एवरेज करो आप। क्योंकि जब मार्केट नहीं खुल रहा उससे पहले तो ये ज्यादा भी बोल सकते हैं, पर रियलिटी के अंदर जो मार्केट के अंदर होगा ना, 9 से 10 के बीच में जो भी होगा, उसको आप एवरेज आउट करके 10 बजे आप क्या करो, मिबॉर निकालो। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब क्या होगा कि FBIL ओवरनाइट मिबॉर रेट कंप्यूटेड इज बेस्ड ऑन द इंटर बैंक कॉल मनी ट्रांजेक्शन, ठीक है, बिटवीन 9 AM एंड 10 AM, 9 से 10 बजे तक के बीच के अंदर। दस द रेफरेंस रेट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल ट्रेडेड रेट्स, एक्चुअल ट्रेडेड रेट्स। अब यहां पर मुंह नहीं फाड़ सकते, यहाँ तो करना ही है, ट्रेड करना है, जो ट्रेड हुआ है एक्चुअल में उसको क्या कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट हम कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो एफबीआईएल क्या कर रहा है, उस ट्रेड को कैलकुलेट कर रहा है, एक्चुअल में जो ट्रेड हो रहा है 9 से 10 के बीच में, तो उसमें ऑफर रेट क्या है, उसमें बिडिंग रेट क्या चल रहा है, ऑफर रेट क्या चल रहा है, क्योंकि वहां पे एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जो पोल्ड रेट थी ना, पहले जो पोल्ड रेट ले रहे थे एनएससी और अपना FIMMDA, राइट, उसकी जगह अब एक्चुअल में जो ट्रेड हो रहा है ना, उसकी रेट यहाँ पे कैलकुलेट करी जा रही, और उस रेट को कैलकुलेट करके 10 बजे ये अपना मिबॉर दिखा देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको समझ में सब आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज मिबॉर। अब ऐसा हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि भाई 10 बजे से लेकर, आप 9 से लेकर 10 बजे तक आप ये ऑफर रेट कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है, पर इसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ाओ, इसको 9 से लेकर 12 बजे तक कर दो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपको इसके अंदर इस तरह से अंडरस्टैंड करना होगा, राइट। दिस इज टॉपिक नंबर 1, थोड़ा बड़ा टॉपिक था, टेक्निकल टॉपिक था, वापस देख लो अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसको पढ़ाने में मेरे को कम से कम लगता है आधा एक घंटा, इनको समझाने में लगता है कि ऑफर रेट क्या होता है, फिर इसके बाद लिबॉर का कॉन्सेप्ट भी आता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। बट फिर ये थोड़ा जल्दी कराना होता है करंट अफेयर्स के अंदर, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर किस तरह से जल्दी से आपको समझा सकूँ कुछ चीज़ें, ठीक है, क्योंकि और भी टॉपिक्स हैं, और भी टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं, इसलिए आई होप, पर आपको पूरा मैंने समझाया, पर आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैं वैसे इस टॉपिक को बड़ा धीरे समझाता हूँ, जैसे क्लास में लिया है इस टॉपिक को, तो काफ़ी धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट बच्चों को समझ में आ रहा है, उस तरह से अपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जल्दी आपको पढ़ा दिया है।
चलो, एटम्स फॉर फूड, एटम्स फॉर फूड ये क्या है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हाँ, पर ये है, कहीं पर भी देख लो आपको इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी साइंटिफिक फोरम एटम फॉर फूड। ठीक है, बाबा एटॉमिक बार जो है, बार्क जो है भारत के अंदर, ठीक है, उसने क्या करा है, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का साइंटिफिक फोरम है एटम्स फॉर फूड, इसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, उसके अंदर पार्टिसिपेट उन्होंने करा है। राइट, तो ये क्या है, एटम्स फॉर फूड क्या है? एटम्स फॉर फूड ये क्या है भाई साहब? ये है कि किस तरह से हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करें फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। फूड सिक्योरिटी, जिससे कि फूड सिक्योरिटी बने, जिससे कि हंगर खत्म हो, जिससे कि क्या हो, जिससे कि लोग भूख से ना मरे। तो हम किस तरह से फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके, दैट इज नोन एज एटम्स फॉर फूड। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आईएईए, इंटरनेशनल बॉडी है। ये क्या है, ये इस प्रोग्राम को चलाती है। अभी हमारा जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, इसने इसको इसके अंदर पार्टिसिपेट करा है। तो देखो ये क्या है, आपसे पूछा जा सकता है एटम्स फॉर फूड रिसेंटली इन न्यूज, ये क्या है? तो एक इनिशिएटिव है बाय आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, टू लिवरेज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करें फॉर इंप्रूविंग फूड सिक्योरिटी, एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एड्रेसिंग ग्लोबल हंगर। सर, न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे यूज करा जाएगा भाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए? तो इसके मैं तुमको दो तीन एग्जांपल दूंगा, जिससे कि आपको इसके अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल अपन लेते हैं, राइट। देखो, मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई है ना, ये एक तरह से क्या है, एक तरह से पेस्ट है। ये क्या है, ये किसी क्रॉप के लग जाती है ना, तो ये उस क्रॉप को बिल्कुल खराब करके छोड़ती है। राइट, उस क्रॉप को बिल्कुल खा जाएगी, डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड लीडिंग टू मास एग्रीकल्चर लॉस एंड फूड इनसिक्योरिटी। जिससे क्या है कि भाई ये एकदम से लग गई, पूरे खेत में लग गई ना, तो पूरा का पूरा क्रॉप को खा जाएगी। अब क्रॉप को खा जाएगी तो फिर फूड प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना, फिर फूड इनसिक्योरिटी विल बी देयर। अब इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए हम पेस्टिसाइड डाल सकते हैं। पर पेस्टिसाइड डालोगे तो खाने के साथ तुम भी खा जाओगे इस पेस्टिसाइड को। समझ में आ रहा है? पेड़ों पे जब तुम पेस्टिसाइड डालोगे तो तुम भी खा जाओगे पेस्टिसाइड को, और पेस्टिसाइड इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट एज वेल एज फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करके हम किसी तरह से इस पेस्ट से बच सकते हैं, और दैट टेक्नोलॉजी नोन एज स्टेराइल इंसेक्ट टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो क्या होता है, इस पेस्ट की पॉपुलेशन कम हो तो ये कम लगेगी खेत के अंदर, खेत के अंदर कम लगेगी तो फूड क्रॉप जो होगी वो कम खराब होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके मेल पेस्ट जो है ना, वो बनाएंगे। एक मेल पेस्ट जो होंगे उनको लेकर जाएंगे, कुछ मेल्स को पकड़ेंगे इसके, कि चलो भाई तुम्हारी नसबंदी हम करेंगे। ठीक है, नसबंदी नहीं, हम बताएंगे, मेल पेस्ट को यहाँ पे पकड़ेंगे, और मेल पेस्ट को पकड़ के लेबोरेटरी के अंदर लेकर जाएंगे। इसके जो मेल होंगे ना, मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई के जो मेल हैं, उनको लेकर जाएंगे हम लेबोरेटरी के अंदर। और लेबोरेटरी के अंदर उनको गामा रेडिएशंस, है ना, गामा रेडिएशंस जो है ना, उनके ऊपर डालेंगे, गामा रेडिएशन डालेंगे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे कि ये लोग जो होंगे ना, ये लोग हो जाएंगे नपनसुक, नुपंस क्या बोलते हैं, नपनसुक, नपनसुक ही बोलते हैं ना, नपनसुक बोलते हैं ना, मतलब जो इनफर्टाइल जो हो जाते हैं ना। ठीक है, फर्टिलिटी इनकी खत्म हो जाएगी, राइट। मतलब ये मेल जो होंगे, मेल अब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, नपुंसक, नपुंसक, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो स्टेराइल insect technology use nuclear technology to control the pest population. Male pests are reared in the labs and exposed to the gamma radiation to sterilize them. These sterile males are released into wild. When they mate with the wild females, no offspring is produced. कोई offspring produce नहीं हो रही, जिससे कि population कम हो जा रही है। वो बोल रहे हैं यार हम क्या कर रहे हैं, हम मीटिंग तो कर रहे हैं पर बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा। बाद में पता चलेगा, अरे तुमको कोई पकड़ कर लेबोरेटरी में लेकर गया था क्या? बोले हाँ। अरे भाई तुम्हारे ऊपर है ना गामा रेडिएशन छोड़ दी, जिसके कारण तुम हो गए एक तरह से इम्पोर्टेंट। अब तुम कितनी भी मीटिंग कर लो, बच्चा पैदा नहीं होगा, तो इससे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अपन ने यूज करा, जिससे क्या हुआ, जिससे कि ये चीजें खत्म हो गई, राइट। पेस्ट जो होंगी वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह से एक और होता है कॉस्मिक रे न्यूट्रॉन सेंसर टेक्नोलॉजी, यूज न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द कॉस्मिक रेज टू मेजर सॉइल मॉइस्चर, कि सॉइल का कितना मॉइस्चर है ओवर द लार्ज एरिया विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, है ना, बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के। उससे कॉस्मिक रेज छोड़कर आप पता चला सकते हैं कि सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है अंदर, है ना, कितना मॉइस्चर है। तो कॉस्मिक रे इंटरेक्शन फ्रॉम द स्पेस कोलाइड विद द एटम्स इन द एटमॉस्फेरिक अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसिंग हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स।
रिफ्लेक्शन फ्रॉम द दिस न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट विद द हाइड्रोजन इन द सॉइल, सॉइल के साथ हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। वेट सॉइल ऑब्जर्व मोर न्यूट्रॉन्स, अगर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स चले गए, ठीक है, अंदर एब्जॉर्ब हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें पानी है क्योंकि वेट सॉइल है। तो CRNS डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड न्यूट्रॉन्स, कि वापस जो लौट रहे हैं न्यूट्रॉन्स वो कितने हैं। अगर वो कम है तो इसका मतलब क्या है, बाकी के न्यूट्रॉन्स जो है एब्जॉर्ब हो गए। एब्जॉर्ब हो गए तो मतलब यहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा है, तो यहाँ पे गड्ढा खोदोगे तो पानी निकल जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पर, ये क्या कर सकते हैं, ये इस तरह की चीजें यहाँ पर कर सकते हैं हम यूज, एटॉमिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं फॉर द व्हाट, फॉर द फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इसके लिए एटॉमिक एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सबको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस ये जो था, इसको जॉइंटली लॉन्च करा गया IAEA के द्वारा और FAO के द्वारा, ठीक है, 2023 फूड वर्ल्ड फूड फोरम इन द रोम इटली, राइट। ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है। तो आपको मैंने बताया कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज फूड प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि लोगों के पास ज्यादा, जैसे पेस्ट कंट्रोल का मैंने बताया, मॉइस्चर पता चल जाएगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, ठीक है। इस तरह से हम इसके अंदर देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट इज ग्लास क्लिफ। अब भाई साहब ये क्या है, ग्लास क्लिफ क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो, परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द सीनियर लीडरशिप रोल्स इंक्रीजेस टू 18% इन 2023 फ्रॉम 16% 2016 की रिपोर्ट। 2016 की रिपोर्ट ये बोल रही है, जो सीनियर सीनियर होता है ना, सीनियर लीडरशिप होता है, जैसे सीनियर मैनेजर हो गया, ठीक है, CEO की पोस्ट हो गई, राइट, है ना, और जो होगा डिप्टी CEO हो गया, राइट, इस तरह की जो पोस्ट होती है, इनके ऊपर है ना वीमेंस बहुत कम दिखती हैं अपन को। हाँ चलो, अभी ये न्यूज आया कि भाई देखो यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 2016 में 16% था, अभी 2022 23 के अंदर 18% हुआ है, तो दैट इज अ गुड थिंग, है ना। बट इससे हम एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि क्यों ऐसे वीमेंस का इतना कम क्यों रहता है परसेंटेज, राइट, इतना परसेंटेज कम क्यों रहता है सीनियर लीडरशिप के अंदर। मतलब सीनियर लीडरशिप आप समझ रहे हैं ना, कि वीमेंस अगर हम देखा जाए तो मैनेजर से ऊपर की पोस्ट वीमेंस को कम जनरली नहीं दी जाती है। मान लीजिए एक वीमेन है, ठीक है, और एक मेल है, मैन है, ठीक है, मैन के भी बाल बना दिए। आजकल तो मैन भी ऐसे ही बाल रखते हैं, बना देते हैं, उसमें क्या हो गया, ये मैन हो गई और ये वीमेन हो गई। समझ में आ रहा है। अब क्या होता है कि अगर मान लो इसने सेम डिग्री इनके पास है, इसने भी MBA करा है, इसने भी MBA करा है, इसने भी IIM बैंगलोर से करा है, इसने भी IIM बैंगलोर से करा है, ठीक है, सेम कॉलेज, सेम परसेंटाइल रही है, इसकी भी 8 परसेंटाइल रही है, इसकी भी 8 परसेंटाइल रही है, पर फिर भी ये मेल जो होता है, इसको हम कहते हैं कि इसको हम सीनियर मैनेजर बना देते हैं, ऐसा देखा गया। क्योंकि वीमेन से रिलेटेड बहुत सारे स्टीरियोटाइप है। एक तो देखो, वीमेन ऐसा होगा कि वीमेन को बहुत सारे काम और करने पड़ते हैं, घर परिवार के, बच्चे संभालने, ये सब चीज़ें करने। तो वीमेन का अगर सीनियर मोस्ट पोजीशन पे अगर हम उसको दे देंगे, तो फिर दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई वीमेन हो सकता है प्रेग्नेंट भी हो जाए, ठीक है, प्रेग्नेंट हो जाएगी तो फिर लीव देनी पड़ेगी उसको, ठीक है, तो उस वक्त सीनियर मैनेजर की पोजीशन कौन संभालेगा फिर इतने दिन तक। तीसरा ये बात भी हो सकता है कि भाई देखो, वीमेन जो है, राइट, उसको इतने सारे काम करने होते हैं, ये सब हो गए कि वीमेन जो है वो इतनी अच्छी पोजीशन पे मैनेज कर नहीं पाएगी ढंग से, उसकी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होती। ये स्टीरियोटाइप से होता है, स्टीरियोटाइप मतलब रॉन्ग बिलीव सिस्टम। इस कारण से वीमेन को क्या है, ऊपर की पोजीशन नहीं दे रहे हैं, है ना। तो एक इनविजिबल ग्लास सीलिंग है, ग्लास सीलिंग है कि भाई वीमेन इससे ऊपर नहीं जा सकती। रीजन वो नहीं बता रहे हैं, बट रीजन ये सब चीजें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इससे ऊपर नहीं जा पा रही, जबकि मेल की कोई सीलिंग नहीं है, वो आराम से ऊपर वाली पोस्ट पे जा रहा है, ये बेचारी रुक जा रही है। इनविजिबल ग्लास सीलिंग इज देयर, ठीक है। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ग्लास क्लिफ। इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्लास क्लिफ बोलेंगे। तो देखो, स्टडीज हैव शोन दैट women वर मोर लाइकली टू बी प्रमोटेड टू द हायर पोजीशन व्हेन द कंपनी वाज परफॉर्मिंग पुअरली और गोइंग थ्रू ए क्राइसिस, ठीक है, कि वीमेंस वर लाइकली स्टडी, पर अभी जो स्टडीज ये शो कर रही है कि वीमेंस को है ना प्रमोट करा जा रहा है हायर पोजीशन पे, जब कंपनी कम परफॉर्म कर रही है, ठीक है, क्राइसिस फेज से निकल रही है। इसके रीजंस भी ये हैं, इसके रीजंस भी ये हो जाते हैं भाई देखो, क्यों, क्योंकि फिर सारा ठीकरा वीमेन के ऊपर फोड़ देंगे, राइट, ये भी हो सकता है एक रीजन, राइट। तो ये देखो, ये देखो, मेल तो आराम से सिड्डी बाई सिड्डी, सिड्डी बाई सिड्डी ये चल सकता है, पर फीमेल को ऊपर जाने के लिए, ये देखो, ये एक तरह से फीमेल के ऊपर हर्डल्स है, दिस हर्डल्स आर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। तो ग्लास क्लिफ क्या होती है, इट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच वीमेंस आर प्रमोटेड टू हायर पोजीशन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है, और ड्यूरिंग ए रिसेशन व्हेन द चांस ऑफ फेलियर इज मोर लाइकली, जब ज्यादा फेलियर का जरूरत होती है ना, तो उसका उसका जो ठीकरा है वीमेन के सर पे फोड़ दें, इस तरह से इसके अंदर बोला जाता है। प्रोमोटिंग वीमेन लीडरशिप पोजीशन गिव्स कंपनी समहाउ समवन टू ब्लेम इफ शी फेल्स टू पुल द कंपनी आउट
ऑफ इट्स डाउनवर्ड स्पाइरल, ठीक है, कि देखो ये वीमेन थी इस तरह से। और इसके कारण क्या है, इसके कारण स्टीरियोटाइप्स जो है वो रीइंफोर्स हो रहे हैं अबाउट द वीमेंस नॉट बीइंग आइडल इन द लीडरशिप पोजीशन। तो आई होप दिस इज क्लियर। वैसे जब नॉर्मल कंडीशन में तो ग्लास सीलिंग रहती है, पर जब नॉर्मल सीलिंग नहीं है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है, तो उसको ऊपर प्रमोट कर दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि भाई सारा ठीक रहा, इसके वीमेन के ऊपर फोड़ दिया रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास अपन इतनी ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बड़े टॉपिक्स हैं वो आपको समझ लेना उनको अच्छे से, है ना। 3 टॉपिक अपने अपन ने पढ़े हैं, कल की क्लास के अंदर ज़्यादा पढ़ लेंगे, राइट। बट आप आज की क्लास में क्योंकि टेक्निकल टॉपिक्स थे, दैट्स वाई इतना ही अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।